हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद फ्री पीडीएफ नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। डेली क्विज कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। जस्ट आपको करना क्या, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 150 प्लस मेंबर्स हमारे जुड़ चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे भी हमारे अप्रॉक्स 200 मेंबर्स हो चुके हैं। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। आज जो हमारी क्लास है, आज है पेपर 2 कॉमर्स की क्लास, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 न्यू यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज की हमारी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5, दैट इज बिजनेस चैट एंड रिसर्च मेथड्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्स 208 पेज के अराउंड ये हमने कर लिया था। हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। देखो, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड है उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, ये ना स्टैटिस्टिकल मेजर है जो आपका डाटा सेट है। मीन्स आपने डाटा कलेक्ट किया हो, एक आपने उसका सेट बनाया होगा, उसमें से आपको या तो ये डाटा सेट का आपको सेंटर बताएंगे या एक कोई टिपिकल वैल्यू बता देंगे जो कहीं ना कहीं पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। सो ये होती है सेंट्रल टेंडेंसीज बीइंग अ स्टैटिस्टिकल मेजर। यानी ये आपको ना एक तरीका बता देते हैं कि मतलब अगर आप इस तरीके से ये चीज़ करते हो तो आप वो जो डाटा है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको डाटा है, आप उसको समराइज कर सकते हो, उसको मतलब निकाल सकते हो, उसकी आपको समझ मिल जाएगी। यानी एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपको पूरा डाटा के रिगार्डिंग आपका क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे मैं देखो, मीन होती है एवरेज, वो भी तो एक सेंट्रल टेंडेंसी है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना। मतलब आपको ये पता चला ऑन एन एवरेज इस डाटा में कितना काम हुआ होगा। सो बेसिकली जो तीन मेजर हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो है मीन, मीडियन और मॉड। अगर तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्हें ना, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन्हें मेजर्स ऑफ लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, सो इसको याद रखना। अगर वो कह रही है, एक ना चीज़ याद रखो, देखो जब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं ना, अगर हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ से स्टार्ट करके of the cumulative frequency curves of less than and more than frequencies to excessive, it gives us the value of median। सिंपल चीज है, आपने एक ग्राफ लिया, ठीक है, ग्राफ में आपने जो आपकी लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी टाइप्स होती है, यानी आपने उनके ग्राफ्स बनाए हुए हैं। अब जहां पे लेस देन और मोर देन इंटरसेक्ट करेंगे, आपने वहां पॉइंट से स्टार्टिंग से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ बना दी, और जहां पे आपकी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे टच करेगी वो आपको बताएगा मीडियन की वैल्यू। यानी जो ये मीडियन होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल वैल्यू कह दो या मिडल वैल्यू कह दो डाटा सेट की, वो बताता है अगर हमने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब जो ना देखो, जो मीडियन है इसे हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। अब जो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, या तो ये आपको एक सेंट्रल वैल्यू बताएगी या कोई टिपिकल वैल्यू होगी जो आपके डाटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। बेसिकली इनको यूज किया जाता है पोजीशंस को समझने के लिए, यानी जो टिपिकल पोजीशंस या वैल्यू है ना डाटा पॉइंट्स की, उनको समझने के लिए हम पोजीशनल एवरेजेस को यूज करते हैं। अब जो मीडियन आता है, मीडियन आपको मीडियन का नाम ही बताता है, यानी मिडल वैल्यू। यानी जब आपने डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो जब आपको एक मिडल वैल्यू मिल जाएगी वो होगा मीडियन, ठीक है। यानी जो मीडियन की वैल्यू होती है ना, वो इस प्रकार सेंटर में आती है, आधी आइटम्स डाटा की उसके ऊपर चल जाती है, आधी आइटम्स उसके नीचे आ जाती है। इसी कारण इसे पोजिशनल एवरेज का नाम दिया गया। मॉड होता है, यानी जो सबसे ज्यादा डाटा सेट में फ्रीक्वेंटली वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू को हम मॉड का नाम दे देते हैं। अब ये कोई डायरेक्ट, अब देखो जो ये मॉड है, मॉड कोई डायरेक्टली तो नहीं पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है डाटा सेट में, सो ये एक पोजीशनल एवरेज नहीं होता, ठीक है। मीन को एवरेज का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। मीन को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपको कोई कहते हैं ना आपने डाटा सेट की एवरेज निकाली, मतलब आपको उन्होंने मीन पूछा है। यानी अब जो आपका ये मीन है ये होती है एवरेज, ठीक है। इसको कैसे फाइंड किया जाता है, अगर आपके पास मतलब डाटा दिया, आपको सारे डाटा का मतलब जितने नंबर्स हैं उन सभी वैल्यूज को प्लस कर दो, जितने उनके टोटल मतलब मान लो अगर 10 वैल्यूज हैं,
आप 10 की 10 वैल्यूज को आप टोटल कर दो और उसे 10 से डिवाइड कर दो, मतलब जितना नंबर होता है वैल्यूज का, सो आपके पास मीन की वैल्यू सामने आ जाएगी। ये चीजें आपने की हुई है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने आप देख लेना। देखो अगर ना आप डेविएशंस ले रहे हो, डेविएशंस मतलब अगर आप जो आपके डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज है, अगर उस डाटा में से हर वैल्यू में से आप मीन को माइनस कर रहे हो, यानी आपके पास डेविएशंस की वैल्यू आ जाएगी। जब आप उन डेविएशंस का टोटल करोगे ना, उसका टोटल 0 ही आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। और जब हम करते हैं स्क्वेयर्ड, यानी सम जो हमने मीन से डेविएशंस ली है, ठीक है, अगर हम उन डेविएशंस जो हम अपनी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं उनका जो स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम होगा अगर हमने डेविएशंस मीन से ली है, ठीक है। जो अर्थमेटिक मीन है ना बेसिकली यूज किया जाता है एज अ मेजर। दो डेविएशंस है ना, मतलब ये पहले आप लाइन सुनो, ये पेपर में लाइन आई थी, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशंस इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। यानी हम अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करें। देखो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूलास याद होंगे तो उसमें मीन से डेविएशंस ली जाती हैं। अब ये इसी कारण ली जाती है क्योंकि उसमें जो लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी है ना वो हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है हार्मोनिक मीन। अब इसको यूज किया जाता है जब हमने रेट्स को या रेशियोज को एवरेज करना, मतलब वाइल एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियो, जहां पे टाइम फैक्टर वेरिएबल होगा, मतलब टाइम फैक्टर ऊपर नीचे हो सकता है और हम अब रेट्स या रेशियोज को एवरेज आउट करना चाहते हैं, तब हम हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं, ठीक है। जो इवन एक चीज और याद रखना, जो हम एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप रेट्स और रेशियोज फाइंड कर रहे हो और जिस चीज के रिगार्डिंग वो आप कर रहे हो वो चीज कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, एक्स और वाई वेरिएबल्स का, गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर हम जो मैं आपके पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है एक्स वेरिएबल के और वाई वेरिएबल के, अगर आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हो तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल होगा जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है उसके बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक मीडियन का। देखो मीडियन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक मिडल वैल्यू होती है डाटा सेट की। अगर हमने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अगर तो आपका डाटा सेट ऑड नंबर होता है फिर तो बिल्कुल ही मिडल वैल्यू आपको मिल जाती है। अगर आपका डाटा सेट में इवन नंबर है, मतलब अगर आपके पास 10, 12, 14, 16 इतनी ऐसे मतलब इवन नंबर में उनकी काउंटिंग है, तो आपको मिडल में दो टर्म्स मिल जाएगी, आपको उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब जो ये मीडियन होता है ना, जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है दोनों एंड्स पे, उनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज का मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी कारण इसे ना एक रोबस्ट मेजर माना गया, ठीक है। यानी अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, पहले आपको डाटा को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, फिर आप डाटा सेट्स इवन आगे मीडियन की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएंगे। अगर तो आपका इसमें कुछ और मेजर चीजें हैं, देखो जो आपका डाटा सेट है, अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशंस ले रहे हो मीडियन से, ठीक है, मतलब आप हर डाटा सेट की वैल्यू से मीडियन की वैल्यू माइनस कर रहे हो, यानी जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट डेविएशंस होगी ना, जब आप उनका सम करोगे वो स्मॉलर होगा अगर आपने सेम डेविएशंस किसी और सेंट्रल टेंडेंसी से लिया। मतलब मान के चलो अगर आपने मीडियन से डेविएशंस ली हैं, डेविएशंस का जब टोटल करोगे एक वो वैल्यू, और साइड में फिर आपने मीन से या मॉड से डेविएशंस लिए उनका सम टोटल, उनके जो मीडियन की वैल्यू सम टोटल है ना डेविएशंस का, एब्सोल्यूट डेविएशन का, वो टोटल दूसरी सेंट्रल टेंडेंसीज की मेजर से कम होगा, खास करके मीन। देखो मॉड से कोई भी डेविएशन नहीं लेता, मीन ही बचा, सो मीन की डेविएशन से। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन जैसी मर्जी हो, बट ये प्रॉपर्टी अपना काम करेगी ही करेगी। मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। इसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज है मीडियन पे, जो आपके डाटा सेट की हायर और लोअर मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज होती है बिल्कुल एंड वाली, उनका मीडियन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारे पास मॉड। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी चीजें, मैंने नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, सो आप देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो मॉड होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली डाटा वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर आपके पास एक डाटा सेट है, ठीक है, उसमें अगर वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है उसे हम मॉड का नाम दे देते हैं। यानी मॉड यूनिमॉडल भी हो सकता है, एक डाटा सेट में एक मॉड भी हो सकता है, मल्टीपल मॉड भी हो सकते हैं। अगर तो एक मॉड होगा तो उसको हम यूनिमॉडल कह देंगे, अगर मल्टीपल मॉड्स हो तो उसे मल्टी मॉडल कहा जाएगा। यानी जो मल्टीपल वैल्यूज होती है ना वो, या मल्टी मॉडल तब होता है यानी जब एक आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रही है। देखो मॉड को यूज किया जाता है कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट डाटा में, ठीक है, मतलब जहां पे आपने कैटेगरीज बनाई हुई है डाटा में, यहाँ पे आपका डिस्क्रीट डाटा है, वहां पे सबसे ज्यादा मॉड का यूज किया जाता है, बट इसका मे नॉट एग्जिस्ट और बी मीनिंगफुल कंटिन्यूस डाटा। और अगर आपका डाटा कंटिन्यूस नेचर का, वहां में मॉड इतना यूजफुल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो जो ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स है, मीन, मीडियन, मॉड, ये अलग अलग
पर्सपेक्टिव्स को सर्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग नजरिया आपको बताते हैं कि डाटा सेट का सेंटर क्या होगा, उसको हम किन किन सिनेरियोस में यूज कर सकते हैं, डाटा की नेचर कैसी होनी चाहिए जिसमें हम इनको यूज करेंगे और इनके एनालिसिस किस प्रकार किए जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एप्रोप्रिएट मेजर को चूज करना इन डाटा की। ये अब एप्रोप्रिएट मेजर को चूज डिपेंड करता है आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्यूड है या कैसे भी है, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अब आगे आती है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिलेशनशिप बताती है मीन, मीडियन और मॉड में। ये पेपर में अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी आपको अगर तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर दी हुई है, मीन, मीडियन और मॉड, उन तीनों में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करती है, ये आपको मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का बताती है। सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो मीन माइनस मॉड, यानी मीन और मॉड का जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 3 मीन और मीडियन के 3 टाइम्स होता है मीन और मीडियन के डिफरेंस से। मतलब आगे दोनों तरफ मीन और मॉड का डिफरेंस 3 गुना होगा मीन और मीडियन के डिफरेंस से। अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे तो ये बेसिकली एक और फॉर्मूला बन जाता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू होगी जहां जहां पे आपके डाटा की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो जो मॉड, ये इनके मतलब मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल चीज है। उन्होंने नीचे यही लिखा कि मीन, मीडियन, मॉड का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या। देखो जो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इसे हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं, कि पेपर में बहुत बार आया है कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर आल्सो नोन फ्रॉम द नेम ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और स्प्रेड। अब ये क्वांटिफाई करके बताएंगे आपको किस हद तक जो डाटा है वो डेविएट कर रहा है सेंट्रल टेंडेंसी से। यानी कि अगर आपने एक सेंट्रल वैल्यू, जो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, आपने वो फाइंड की हुई है, तो ये चीज आपको जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसे हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या स्प्रेड भी कहते हैं, ये आपको ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि जो आपका डाटा वो कितनी हद तक वेरिएट कर रहा है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से। यानी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्प्रेड के रिगार्डिंग, वेरिएबिलिटी के रिगार्डिंग और कंसिस्टेंसी क्या है डाटा सेट में। सो कुछ कॉमन मेजर्स हैं डिस्पर्शन की, उनमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाता है। जो सबसे रेंज सबसे पहले आती है कि सबसे सिंपलेस्ट मेजर डिस्पर्शन की, जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डाटा सेट में, मतलब अगर आपके पास डाटा सेट है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दो, आपके पास रेंज की आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी एक रफ एस्टिमेट है, इसी कारण इसको सिंपलेस्ट मेजर माना गया है। सो फॉर्मूला स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आगे आता है वेरिएंस। देखो जो वेरिएंस है ये मेजर करके बताता है आपको जो आपकी डेविएशंस आई हैं ईच डाटा पॉइंट की मीन से, उनके स्क्वायर की एवरेज, ये वेरिएंस है। मतलब सिंपल वे में आपने पहले मीन निकाला हुआ है, आपने मीन को मद्देनजर रख के सारे डाटा के अपने डेविएशंस निकाली, फिर उन डेविएशंस का आपने कर दिया स्क्वायर। अब वो स्क्वायर का जो सम आया उसको आपने कर दिया एवरेज आउट, दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस का बेसिकली फॉर्मूला कहता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी डाटा सेट में अवेलेबल है, ठीक है। आगे आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यानी आप जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिवाइड कर दो अपने मीन बार से इनटू 100, ठीक है। सो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी इन शॉर्ट जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये मेजर है आपके रिलेटिव वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्शन जो डाटा सेट की, मतलब आपकी जो रिलेटिव वेरिएबिलिटी आ रही है ना, जो आपके डिस्पर्शन आ रही है डाटा सेट की, उसका जो मेजर है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको कैलकुलेट किया जाता है जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हो मीन के साथ, यानी मी एक्स बार इज इक्वल टू मीन, यानी एक्स बार मीन की डिनोशन है, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। जब ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप कंपेयर कर सकते हो जो आपके डाटा सेट्स की रिलेटिव वेरिएबिलिटी है ना, अलग अलग डाटा सेट्स की। देखो हर डाटा सेट की अपनी अपनी वेरिएबिलिटी निकलेगी ना, आप उनको कंपेयर करके ये जान सकते हो कि जो मीन्स है वो उन दोनों हर डाटा सेट के सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। आपने वेरिएंस फाइंड कर लिया, अब उसका स्क्वायर रूट कर दो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये आपको एक ऐसी मेजर ही आपको एवरेज डिस्टेंस बतलाती है हर एक डाटा पॉइंट का, उसके मीन के पास कितना है। मतलब जो आपने डेविएशंस फाइंड किया ना, अब वो डेविएशंस की वैल्यू आपको ये चीज बताएगी कि भाई ये डाटा पॉइंट जो मतलब जो ये वैल्यू है डाटा सेट में, ये इतनी दूरी पे है सेंट्रल वैल्यू से मीन से, ठीक है। सो जो ये स्टैंडर्ड डिवीजन इसे भी बहुत वाइडली यूज किया जाता है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो सेम यूनिट में होता है डाटा, मतलब हर पॉइंट के लिए जो आप स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर रहे हो वो सेम यूनिट में एक्सप्रेस की जाएगी, जिसके कारण इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लो, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। देखो एक चीज याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रेंज से कम होती है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 के बराबर भी हो सकते हैं कई सिचुएशंस में, समझिए। अब नेक्स्ट कुछ दो चीजें हैं,
एक होती है मीन डेविएशन, यानी जब आपने डेविएशंस मीन से लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता दिया। एक होती है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें आपने डेविएशंस आपका मतलब कहीं ना कहीं क्वार्टाइल से ले गए, जो आपका रिप्रेजेंट करते हैं, क्वार्टाइल्स में आगे करते हैं डिटेल में। देखो जो मीन डेविएशंस होती है ना, वो 80% अबाउट 80% होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। देखो स्टैट्स में जो मीन डेविएशन है ये है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बीइंग ये भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ये कैलकुलेट करके बताती है आपको जो एब्सोल्यूट डेविएशंस मीन से आपने लिए ना उसकी एवरेज को, मतलब नाम ही बताता है मीन डेविएशन मतलब डेविएशंस मीन से ली गई उसका एवरेज कर लो। फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बीइंग अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये आपको कैलकुलेट कैसे होती है जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हो। वाइल जो इनमें कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, बट ये डिपेंड करती है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कैसी है। सो बहुत सारे केसेस में जो आपकी मीन डेविएशन होती है वो तकरीबन 80% होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के। आगे जो आपके क्वार्टाइल डेविएशन होती है ये होती है तकरीबन 2/3 आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन का। यानी जो क्वार्टाइल डेविएशन ये भी एक डिस्पर्शन की मेजर है, यानी ये रिप्रेजेंट करती है हाफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। मतलब आपके दो क्वार्टाइल्स होंगे, एक अपर होता है Q3 एक Q1 होता है, जो उनमें डिफरेंस है उसका हाफ कर दो, एवरेज कर दो, वो आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताती है। सो जो क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, बट इनमें भी डायरेक्टली कोई या फिक्स रिलेशनशिप नहीं है, बट एक ये कोई यूनिवर्सल रूल है, बट ये मोस्ट केसेस में निकल के आया कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होती है ना वो 2/3 होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक लाइन आई थी, व्हेन द वैल्यूज इन वन ऑफ द सीरीज इन अ बाइवेरिएट डाटा सेट आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के द फॉलोइंग चेंजेस अकर। देखो अगर आपके पास एक बाइवेरिएट डाटा है, ठीक है, यानी दो वेरिएबल्स है उसमें, अगर उन सीरीज में आपने किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी एक सीरीज को केस यानी जो आपका कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंजेस आएंगे। ये आपको क्वेश्चन एक ना उन्होंने ऑप्शंस दे दी थी, लिस्ट में आया था कि उनमें चूज करके बताओ क्या क्या चेंजेस बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सीरीज की वो अफेक्टेड होगी, मतलब उसका इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप एक मल्टीप्लाई कर देते हो कांस्टेंट, यानी एक ऐसी वैल्यू है जो उसको मतलब जितनी भी अभी डाटा सेट की वैल्यू आप अगर उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डैम श्योर है स्टैंडर्ड डेविएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं के साथ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सीधा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेजर करके बताती है आपको डिस्पर्शन स्प्रेड कितना है डाटा का मीन से, और अगर आप हर पॉइंट को के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम प्रोपोर्शनल इंक्रीज स्प्रेड में भी होगा। सेकेंड आता है कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल। देखो जो कोवेरियंस है ये मेजर करके बताता है कि रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में, अब वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करें इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वेरी टुगेदर। अब जब एक सीरीज को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो कोवेरियंस दो वेरिएबल्स के बीच में होता है वो भी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, क्योंकि जो कोवेरियंस है बीइंग अ मेजर ऑफ जॉइंट वेरिएबिलिटी, यानी कोवेरियंस आपको दो वेरिएबल्स की इकट्ठी वेरिएबिलिटी बताता है। सो अगर आप एक वेरिएबल को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट है जो आपकी जॉइंट वेरिएबल है उसमें भी प्रोपोर्शनल इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आती है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये मेजर है स्प्रेड की, मतलब आपका डाटा कितना ज्यादा स्प्रेड है, और ये बेसिकली मिडल 50% ऑफ डाटा सेट की होती है, यानी आपका जो मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ मिडल 50% ऑफ डाटा स्प्रेड। सो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, यानी 25% 25th परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल में डिफरेंस निकाल लो, उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से जानते हैं। सो जो IQR है ना ये भी मीडियन की तरह एक्सट्रीम वैल्यू के साथ नहीं इंपैक्ट इनका पड़ता, यानी जो आपके एक्सट्रीम वैल्यूज है क्योंकि वो तो इस डाटा सेट से ही बाहर होगी, उनका इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो या जो आपके आउटलायर्स हैं वो प्रेजेंट हो। ठीक है, फॉर्मूला आपके साथ स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यानी जो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, जितनी भी आपने किया मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, वेरिएंस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया और रेंज हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि डाटा किस तरीके से वेरिएट कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को इकट्ठा पढ़ना, तभी आपको डाटा का एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आती है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अब जो ये मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है ना, ये आपको क्वांटिफाई करके बताती हैं कि असिमेट्री कितनी हो रही है डाटा की, या जो आपका सिमेट्री या जो डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है उससे कितना ज्यादा आप हटके जा रहे हो, डिपार्चर हो रहा है। सिंपल वे में अगर आपके डाटा में असिमेट्री आ रही है, अगर तो सिमेट्री का नो प्रॉब्लम, अगर असिमेट्री डाटा में आ रही है यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी हिल रही है तो वो आपको मेजर ऑफ स्क्यूनेस बताएगा। ठीक है, सो जो स्क्यूनेस है ये आपको इंफॉर्मेशन देता है आपकी डायरेक्शन क्या है और आपकी डिग्री क्या है डाटा की
यानी आपकी डायरेक्शन क्या और क्या डिग्री है आपके डाटा की लीनिंग की, स्क्यूनेस की, मतलब डाटा किस तरफ को बेंड हो रहा है, ठीक है। सो बहुत अलग अलग मेजर्स हैं स्क्यूनेस की, इसमें पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट आता है, फिशर स्क्यूनेस कोफिशिएंट आता है, इवन कई ग्राफिकल मेथड्स आ जाते हैं जैसे हिस्टोग्राम्स और बॉक्स प्लॉट्स हो गया। अब जो स्क्यूनेस है बीइंग अ स्टैटिस्टिकल मेजर, ये डिस्क्राइब करता है डिग्री कितनी है सिमेट्री की, ठीक है, या लोब साइडेड है डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड को जा रही है, राइट हैंड साइड को जा रही है या लेफ्ट को जा रही है। सो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेल के रिगार्डिंग और डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस साइड को डाटा स्क्यूड है, लेफ्ट को या राइट को। अगर तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हुई तो ये चीज बताता है कि जो लॉन्गर टेल है ना वो राइट हैंड साइड पे होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर नेगेटिव स्क्यूनेस हुई तो जो ये इंडिकेट करता है कि जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, ठीक है, ये याद रखना। अब जो ये कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ना, ये रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है, दैट इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस, यानी जो आपके एवरेजेस हमने फाइंड किया जो उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है वही बेसिस है कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस के, ठीक है। पियर्स अब नेक्स्ट पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट को थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो जो पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट है इसे हम मोमेंट स्क्यूनेस कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बीइंग अ वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये ऑलरेडी आपको इसमें कोई शक की बात नहीं। पियर्सन जिसे मोमेंट स्क्यूनेस, पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट या जिसे मोमेंट स्क्यूनेस कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है ये स्क्यूनेस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्म में। सो ये इसके जो बेसिस है ना, ये बेस्ड है थर्ड मूवमेंट ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपका डाटा है ना जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो थर्ड मूवमेंट उसके बेसिस पे इसको फाइंड किया जाता है। जो फॉर्मूला वो क्या है, 3 मीन माइनस मीडियन, उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन के, आपको स्क्यूनेस पता चल जाएगी डाटा की कितनी है। अगर तो स्क्यूनेस पॉजिटिव हुई यानी ये चीज ये बताएगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की लॉन्ग टेल है वो राइट हैंड साइड पे है, यानी ये राइटली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो अगर नेगेटिव हुई तो ये बताएगी जो आपकी लॉन्ग टेल है डिस्ट्रीब्यूशन की वो लेफ्ट साइड है, यानी जिसे हम लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये चीज ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मीन है ना दैट इज लेस देन बोथ द मीडियन एंड मॉड, यानी अगर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है, जो आपका मीन है उसकी वैल्यू कम होगी अगर आप मीडियन और मॉड का सम करते हो। तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो जो मीन है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी अगर आप मीडियन और मॉड के सम के साथ उसको कंपेयर करोगे। अब कुछ स्टेटमेंट्स आई थिंक जो उन्होंने असर्शन और रीजन की फॉर्म में पूछी थी, वो कह रहे थे इन स्टेटमेंट्स के रिगार्ड में बताओ कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। देखो अगर तो आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्या हुआ है कि अगर जो आपका मीन, मतलब उसमें एक तो आपका मीन ग्रेटर होगा मीडियन और मॉड की वैल्यू का, दूसरा अगर आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मतलब जो आपकी लॉन्ग टेल होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो राइट हैंड साइड पे जाएगी, ठीक है, यानी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। उसमें सबसे पहले मीन की वैल्यू मतलब मीन, फिर मीडियन और मॉड, मॉड की वैल्यू सबसे कम होगी। सो जो मीन है वो ग्रेटर होगा मीडियन से और जो मीडियन है वो ग्रेटर होगा मॉड से। ये क्यों होता है, क्योंकि जो टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट की तरफ स्ट्रेच करती है। इससे क्या होता है, इससे जो वैल्यूज है ना जो राइट साइड पे वो लार्जर हो जाती है, ठीक है, पुलिंग द मीन टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज। सेकंड इसमें मेजर चीज है, अगर आप थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन माइनस कर दोगे जो उसकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी अगर आप मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करते हो। देखो जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो थर्ड क्वार्टाइल है वो बहुत दूर चला जाता है मीडियन फ्रॉम द मीडियन देन फर्स्ट क्वार्टाइल। सो इसका मतलब क्या, जो अपर हाफ है डाटा का यानी जो Q3 है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो ज्यादा होगी स्प्रेड आउट देन द लोअर हाफ, यानी जो लोअर वाला पार्ट है मिनिमम वैल्यू जो Q1 की। सो जो डिफरेंस है Q3 और मीडियन का वो लार्जर होगा जो डिफरेंस है बिटवीन मीडियन और Q1 का, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ये आपकी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपकी रिलेशनशिप होती है मीन मीडियन और मॉड के बीच, जिसे हम मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती है, यानी मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका। स्क्यूनेस का मैंने आपको मतलब बता दिया कि आपको बताती है डिग्री ऑफ असिमेट्री, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन में असिमेट्री आ रही है तो उसकी डिग्री क्या है ये आपको स्क्यूनेस बताएगी, ठीक है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी मीन मीडियन और मॉड है वो इक्वल नहीं होते, वो अलग अलग पोजीशंस पे लोकेटेड होते हैं। जो आपकी इक्वेशन है ना 3 मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपकी रिलेशनशिप बताती है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कह सकते हैं, यानी ये बताती है कि जो मॉड है ना वो मॉड, अब आपको मॉड मीडियन माइनस का तो मतलब पता है, यानी इसमें जो आपकी मॉड की वैल्यू होगी ना वो बराबर होगी 3 मीडियन से जब आप 2 मीन की माइनस वैल्यू को माइनस कर दोगे। सो जो ये रिलेशनशिप है ये खास करके मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल करेक्ट होती है, बट ये जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये तब सही नहीं ठहरेगी
अगर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो एक्सट्रीम स्क्यूनेस आ रही है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो डेविएट कर रही है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम नॉर्मली, फिर ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक नहीं होगी। यानी मान के ये चलो अगर तो पूरी पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड है ना, फिर ये इक्वेशन बिल्कुल बेकार है, फिर ये काम नहीं करेगी। अगर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड है फिर ये इक्वेशन बिल्कुल सही काम करेगी, ठीक है। सो जो स्पेसिफिक इक्वेशन है ना ये कहीं ना कहीं वेरी कर सकते हैं कि आपकी स्क्यूनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन की उसकी लेवल क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब आगे आता है बॉलेस मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसमें आपको रिलेशनशिप आती है मीडियन और क्वार्टाइल्स में, यानी जब मोले का मेजर ऑफ स्क्यूनेस को यूज किया जाएगा आप ये रिलेशनशिप पाएंगे मीडियन और क्वार्टाइल में, और जो कैलिस मेजर है उसमें आप परसेंटाइल यूज करते हो। बट इसमें सबसे ज्यादा ना आप क्या जो मोमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस कोफिशिएंट है, यानी जिसे हम पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट कहते हैं, इसे ही यूज किया जाता है क्योंकि ये ऐसी मेजर है जिसमें तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसीज आ जाती है। आगे आता है फिशर स्क्यूनेस कोफिशिएंट। देखो जो फिशर स्क्यूनेस कोफिशिएंट है ना, इसे हम क्वार्टाइल स्क्यूनेस कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंस होता है आपका जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल है, उसमें से अगर आप 2 मीडियन की वैल्यू माइनस कर दो, अब इस सारी वैल्यू को जब आप डिवाइड कर देते हो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू से, तो आपको पता चल जाता है कि फिशर अकॉर्डिंग टू फिशर स्क्यूनेस कोफिशिएंट की स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है। कहीं ना कहीं ये चीज पियर्सन स्क्यूनेस कोफिशिएंट के बराबर ही है। अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आगे फॉर्मूला आपके साथ आप देख सकते हो तो ये इंडिकेट करता है राइट स्क्यूनेस, अगर नेगेटिव वैल्यू आगे तो ये इंडिकेट करेगा लेफ्ट स्क्यूनेस, और वैल्यू अगर जीरो के नजदीक आ गई तो कहीं ना कहीं डाटा में सिमेट्री बनी हुई है। लास्ट अब आते हैं ग्राफिकल मेथड। देखो हमने बहुत एब्सोल्यूट मेजर्स यूज कर ली, बहुत न्यूमेरिकल मेजर्स स्क्यूनेस की देख ली। देखो कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी होती है, जैसे हम हिस्टोग्राम्स को या बॉक्स प्लॉट्स बना के हम स्क्यूनेस के रिगार्डिंग बता सकते हैं, यानी हम ग्राफिकली भी स्क्यूनेस के रिगार्डिंग बता सकते हैं। सो अगर तो हम हिस्टोग्राम बता दें, जो हिस्टोग्राम की लॉन्ग टेल है अगर वो एक साइड को जा रही है कंपेयर टू अदर, इंडिकेट्स कि वो उसमें स्क्यूनेस है, यानी उस कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में। यानी जो स्क्यूनेस है कहीं ना कहीं हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि जो डाटा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शेप क्या है, उसकी सिमेट्री क्या है, जो बहुत वैल्यूएबल है डाटा एनालिसिस के टाइम में, और अगर आपने डाटा को देख के कुछ फैसले लेने हैं डाटा एनालिसिस करने उस टाइम पे भी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना पड़ेगा कि जो स्क्यूनेस अकेला कुछ आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं डिस्ट्रीब्यूशन की बताएगी, इसके साथ साथ आपको मेजर्स बहुत सारी अलग अलग मेजर्स को यूज करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशंस, ग्राफिकल टेक्निक्स, ग्राफिकल पिक्चर्स को यूज करना पड़ेगा, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब ओवरऑल हर पक्ष में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक लाइन आई थी पेपर में याद रखो इसको, डिस्ट्रीब्यूशन विद द वैल्यू ऑफ कर्टिसिस मोर देन 3 इज लेप्टोकर्टिक। देखो अगर आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें जो आपका कर्टिसिस है वो 3 से ज्यादा आता है, यानी जो कर्टिसिस की वैल्यू 3 से ज्यादा आती है उसे लेप्टोकर्टिक के नाम से जानते हैं, यानी वो प्लेक्टिकर्टिक नहीं होता, ठीक है। सो एक सेकंड जो मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इट इज नॉट नेसेसरली 1.25 टाइम्स द मीन डेविएशन, यानी ये कोई रूल नहीं है। यानी अगर आपकी मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 टाइम्स नहीं होती मीन डेविएशन की, ये कोई पक्का रूल नहीं है, ये तो कई बार कोइंसिडेंटली कई चांसेस में हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करो। नोट्स इसके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।